हम्म मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो जीवन भर अमीरों से सख्त नफरत करता है। मतलब एकदम पक्का वाला विरोधी, जो पूंजीपतियों को खून चूसने वाली जोक कहता है और शोषण करने वाला राक्षस मानता है। बिल्कुल। और ऐसे लोग असल में बहुत आम होते हैं जो व्यवस्था को और अमीरों को हमेशा कोसते हैं। हाँ, तो सोचिए कि उसे किसी वजह से सिर्फ 48 घंटे के लिए उसी अमीरी का हिस्सा बनने का मौका मिल जाए, तो क्या होगा? वो इंसान बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जिससे वो हमेशा नफरत करता था। अरे, ये तो मतलब किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का प्लॉट लग रहा है। वही तो। लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी सच्चाई है। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही मशहूर कहानी है नशा। आज के हमारे इस विस्तार से चर्चा में हम इसी कहानी के जरिए एक बहुत बड़े सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। और वो सवाल ये है कि क्या इंसान के सिद्धांत वाकई उसके अपने होते हैं या वो सिर्फ सत्ता और ताकत ना होने की एक मजबूरी से पैदा होते हैं। बिल्कुल सही। और किरदारों की बात करें तो दो मुख्य पात्र हैं। एक है ईश्वरी, जो एक बड़े जमींदार का बेटा है, और दूसरा है बीर, जो इस कहानी का कथावाचक भी है। जो कि एक गरीब क्लर्क का बेटा है ना। हाँ, हाँ। बीर जो है वो हमेशा जमींदारी प्रथा को बुरा भला कहता है। मतलब वो जमींदारों को हिंसक पशु और पेड़ों की चोटी पर फूलने वाला बांझ तक कह देता है। और कमाल की बात यह है कि ईश्वरी इन तीखी बातों पर कभी गुस्सा नहीं करता। देखिए, ईश्वरी की जो शांति है ना, वो असल में उसके आत्मविश्वास की निशानी है। मतलब जो सच में ताकतवर होता है उसे बहस जीतकर खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो हमेशा शांत रहता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब वो अपने घर पर होता है तो नौकरों पर छोटी-छोटी बातों पर भड़क जाता है। जैसे दूध ज़्यादा गर्म हो गया या साइकिल ठीक से साफ नहीं है। हाँ, वो उसकी अमीरी का असली रूप है। और बीर की जो हमदर्दी है गरीबों के लिए, वो भी शायद एक छलावा ही है। बीर खुद मानता है कि उसका जो लोक प्रेम है वो किन्हीं उसूलों पर नहीं बल्कि उसकी अपनी गरीबी पर टिका है। मतलब वो खुद को आईना दिखा रहा है कि अगर वो अमीर होता तो शायद वो भी ईश्वरी जैसा ही क्रूर होता। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कह सकते हैं। बीर असल में उस व्यवस्था से नफरत इसलिए करता है क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं बन सकता। अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। हाँ, और इस आदर्शवाद की असली परीक्षा तब होती है जब दशहरे की छुट्टियां आती हैं। बीर के पास घर जाने के पैसे नहीं होते, तो ईश्वरी उसे अपने गांव बुलाता है। बस शर्त ये होती है कि वो वहां जाकर जमींदारों की निंदा नहीं करेगा। और बीर तुरंत मान भी जाता है। मतलब यहीं से उसका आदर्शवाद पिघलना शुरू हो जाता है। ट्रेन का सफर इस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अरे हाँ, जो वो सेकंड क्लास का सफर है, बीर का तो ये पहला अनुभव था सेकंड क्लास का। रिफ्रेशमेंट रूम में जब वो जाते हैं तो वेटर तुरंत समझ जाते हैं कि असली मालिक ईश्वरी है। और वो ईश्वरी की ही खूब खातिरदारी करते हैं क्योंकि उन्हें इनाम की उम्मीद होती है। ईश्वरी उन्हें अठन्नी दे भी देता है, पर बीर को वो कोई भाव नहीं देते। और यहीं से बीर की जो कुंठा है वो बाहर आती है। इसे सम्मान की भूख कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। बीर सेकंड क्लास में बैठते ही खुद को उस एलीट क्लास का हिस्सा मान चुका है। जब वेटर उसे सम्मान नहीं देते तो उसके नए नवेले अहंकार को चोट पहुंचती है। मतलब जो इंसान कुछ देर पहले तक गरीबों का मसीहा था, वो अचानक चाहता है कि बिना पैसे दिए ही उसे वो सारा सम्मान मिल जाए जो एक रईस को मिलता है। वो प्रतापगढ़ वाली घटना याद है? वो बहुत ही मजेदार लेकिन बीर के लिए शर्मिंदा करने वाला पल है। रात में प्रतापगढ़ में एक आम यात्री डिब्बे में आता है तो बीर एकदम चिल्ला पड़ता है। हाँ, वो चिल्लाता है कि दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। जैसे कि वो जन्म से ही सेकंड क्लास में सफर करता आ रहा हो। और वो यात्री भी बड़ा चालाक निकलता है। उसने ताना मार दिया कि हाँ, सेवक इतना समझता है और आके बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। बीर तो पानी पानी हो गया होगा। बिल्कुल, क्योंकि उस अजनबी ने बीर का वो जो मुखौटा था वो पहचान लिया था। सही कहा। और जब इंसान असुरक्षित महसूस करता है तो वो अपने उस झूठे आवरण को और जोर से पकड़ लेता है। वो खुद को साबित करने के लिए और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। और ये झूठा आवरण तो और भी मोटा हो जाता है जब वो सुबह मुरादाबाद स्टेशन पहुंचते हैं। वहां ईश्वरी के आदमी रियासत अली, रामहरख और 5 बेगार खड़े हैं उनका स्वागत करने के लिए। बेगार मतलब वो मजदूर जिन्हें बिना पैसे के जबरदस्ती काम पर लगाया जाता है। हाँ, और वहीं पर ईश्वरी एक बहुत बड़ा सफेद झूठ बोल देता है।
वो बीर का परिचय ऐसे कराता है जैसे बीर कोई 2.5 लाख सालाना रियासत का बहुत बड़ा रईस है। और उसने तो बीर की तुलना किसी महाराजा चांगिली से कर दी। उसने कहा कि ये महात्मा गांधी के भक्त हैं इसलिए खद्दर पहनते हैं। ये झूठ ईश्वरी का मास्टर स्ट्रोक था। सच में उसने बीर की सादगी को उसकी कमजोरी के बजाय उसकी महानता बना दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि बीर ने विरोध क्यों नहीं किया? मतलब जो सत्य और न्याय की बातें करता था वो चुप क्यों रह गया? देखिए, अगर वो सच बोलता तो वो वापस उसी क्लर्क के बेटे वाले दर्जे पर आ जाता जिसे कोई नहीं पूछता। एक गरीब इंसान को अचानक 2.5 लाख की रियासत का मालिक मान लिया गया था। वो इस फैंटेसी को जीने के लालच में पड़ गया था। अरे वो घोड़े की सवारी वाली बात तो गजब है। स्टेशन पर जाने के लिए 2 घोड़े तैयार खड़े थे और बीर को तो घुड़सवारी आती ही नहीं थी। हाँ, उसकी तो जान सूख रही थी, बोटियां कांप रही थीं, लेकिन वो डरते डरते घोड़े पर बैठ गया। पर एक बार भी नहीं बोला कि उसे सवारी नहीं आती। इम्पोस्टर सिंड्रोम का एकदम सटीक उदाहरण है ये। वो डर रहा था कि उसका कुंवर साहब वाला नाटक खुल ना जाए। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वो किले जैसा घर, जहाँ हाथी बंधा है और पहरेदार है, देहाती जमींदार जो सिपाही को ही भगवान मानते हैं, वो बीर को हुजूर कहने लगते हैं। ये झूठ क्यों फैलाया ईश्वरी? लेकिन ईश्वरी बड़ी आसानी से कह देता है कि इन गधों के सामने यही चाल जरूरी है, वरना सीधे मुंह बात नहीं करते। और ये बात बीर को अपनी अंतरात्मा को शांत करने का एक बहाना दे देती है। वो सोचता है कि चलो, ये भ्रष्ट होना नहीं है, ये तो बस इन देहातियों से निपटने का तरीका है। और उसके बाद तो उसके व्यवहार में जो बदलाव आता है वो एकदम चौंकाने वाला है। जो इंसान हॉस्टल में अपने कपड़े खुद धोता था, अब उसे नौकरों के सामने अपनी धोती छोड़ने में कोई शर्म नहीं आती। नाई पैर दबा रहा है, खाने से पहले कहार पैर धो रहा है। मतलब वो सिर्फ उस माहौल में ढल नहीं रहा था, वो उस सत्ता का पूरा मजा ले रहा था। उसका सारा दिन शिकार खेलने और कुश्ती देखने में जा रहा था। कल तक जो काम उसे रईसों का गधापन लगते थे, आज वही उसका जीवन बन गए थे। बिल्कुल, इसे तो सिचुएशनल एथिक्स कहेंगे। सत्ता आते ही पुरानी विचारधारा गायब। और ये सत्ता का नशा कितना गहराई तक उतर गया था, ये 3 घटनाओं से समझ आता है। हाँ, जहाँ वो ईश्वरी से भी 2 कदम आगे निकल जाता है। पहली तो वो बिस्तरवानी घटना। रात के 11:30 बजे बिस्तर लगाने वाले मेहरा को वो इतनी बुरी तरह डांटता है। एक इंसान जो पहले गरीबों के शोषण पर भाषण देता था, वो एक गरीब नौकर को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित कर रहा है क्योंकि उसके अहंकार को चोट पहुंची। हाँ, क्योंकि एक कुंवर अपना बिस्तर खुद कैसे लगा सकता है? अगर वो खुद काम कर लेगा तो लोग उसकी हैसियत पर शक करेंगे। जो लोग नई नई सत्ता पाते हैं वो अक्सर जरूरत से ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। और ईश्वरी ने भी उस डांट का समर्थन कर दिया, तो बीर को और हौसला मिल गया। दूसरी घटना भी लैंप वाली वैसी ही है। शाम का वक्त था, लैंप रखा है, माचिस रखे, पर वो रियासत अली पर भड़क गया। बिल्कुल, उसने तो ये तक कह दिया कि मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है, मेरे यहाँ तो घंटे भर भी निर्वाह ना हो। एक बुजुर्ग कर्मचारी को झूठे रुतबे के दम पर सरेआम बेइज्जत करना। बीर अब अपनी असलियत पूरी तरह भूल चुका था। वो ईश्वरी से भी ज्यादा निर्दयी बन रहा था। और तीसरी घटना तो एक भयानक चेतावनी है कि कैसे सत्ता का नशा दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वो ठाकुर वाला किस्सा। हाँ, एक गांधी भक्त ठाकुर जो पूछने आया कि क्या स्वराज आने पर जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी। और बीर ने अपनी झूठी पहचान के नशे में ऐसी डींग मारी कि हाँ, जो नहीं देंगे उनकी छीन ली जाएगी। और वो खुद स्वराज आते ही अपनी जमीन असामियों को दे देगा और ठाकुर को अपना मोटर ड्राइवर बना लेगा। बीर के लिए तो ये सिर्फ एक बड़बोलापन था, एक मजाक था, पर उस ठाकुर के लिए ये असली आश्वासन बन गया। और उस झूठे आश्वासन के नशे में ठाकुर ने खूब भांग पी, पत्नी को पीट दिया और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। यही तो है सत्ता का नशा। शक्ति भ्रष्ट करती है, लेकिन झूठी शक्ति का भ्रम और भी ज्यादा विनाशकारी होता है। बीर का झूठ अब दूसरों के जीवन में असली उथल-पुथल मचा रहा था। लेकिन यथार्थ की जमीन बहुत कठोर होती है और हर नशे को एक न एक दिन उतरना ही पड़ता है। छुट्टियां खत्म होती हैं और वापसी का सफर शुरू होता है। इस बार ट्रेन पूरी तरह भरी हुई है और उन्हें मजबूरी में 3rd क्लास के डिब्बे में बैठना पड़ता है। ये 3rd क्लास का डिब्बा पूरी कहानी में यथार्थ की ठोस जमीन का प्रतीक है। वहां ईश्वरी के किले का झूठा रुतबा काम नहीं आता। बीर जो मखमली गद्दों का आदी हो चुका था, उसे सिकोड़ कर बैठना पड़ रहा है। डिब्बे का माहौल भी प्रतीकात्मक है। वहां कुछ लोग अंग्रेजी राज के न्याय और समानता की तारीफ कर रहे हैं कि यहां सब बराबर है,
और ठीक उसी वक्त बीर के पास एक कलकत्ते जाने वाला आदमी खड़ा है। भारी गठरी है और भीड़ के कारण वो बार बार बीर से टकरा रहा है। ये एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ न्याय की बात हो रही है और दूसरी तरफ बीर का सामंती अहंकार उबल रहा है। वो भूल चुका है कि असल में वो भी उसी गरीब वर्ग का है। हाँ, और फिर बीर का वो झूठा नशा एक हिंसक रूप ले लेता है। वो उस आदमी को पीछे धकेलता है और उसे जोर से 2 तमाचे जड़ देता है। और जब उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है, तो बीर को लगा कि उसकी सत्ता को चुनौती दी गई है और उसने 2-3 तमाचे और मार दिए। पर वो 3rd क्लास का डिब्बा था, कोई ईश्वरी की रियासत नहीं जहां लोग चुपचाप सह लें। पूरी जनता बीर के खिलाफ खड़ी हो गई। लोगों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिया। हाँ, किसी ने कहा कि इतने नाजुक हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे, क्या अमीर होकर इंसानियत खो दी है। और एक ग्रामीण तो ठेठ भाषा में कहता है कि दफ्तर में घुसने को मिलता नहीं और यहाँ इतना मिजाज। मतलब जनता की वो अदालत बीर के उस झूठे आवरण को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। और इस पूरे हंगामे के बीच जो आखिरी और सबसे बड़ा वार होता है वो खुद ईश्वरी की तरफ से आता है। वो अंग्रेजी में कहता है, "What an idiot you are, बीर।" ये वाकया किसी ठंडे पानी की बाल्टी या हथौड़े की तरह था। ईश्वरी, जिसने उस सफेद झूठ की शुरुआत की थी, उसी ने बीर को असलियत का आईना दिखा दिया। बिल्कुल। कहानी का अंत इसी भाव के साथ होता है कि बीर का वो नशा अब उतरने लगा था। नशा चाहे धन का हो या झूठे सम्मान का, जब यथार्थ के ठोस जमीन से टक्कर होती है तो वो टूट ही जाता है। एकदम सही। तो इस पूरी कहानी और इस पड़ताल के बाद दिमाग में एक बहुत ही डराने वाला विचार आता है। सोचने वाली बात है कि क्या हमारी नैतिकता सच में हमारे अपने उसूल हैं या वो सिर्फ इस बात का नतीजा है कि हमारे पास बुरा बनने की ताकत नहीं है। हाँ, ये बहुत ही गहरा सवाल है। इंसान अक्सर तब तक ही संत होता है जब तक उसे शैतान बनने का मौका नहीं मिलता। ये सच में रातों की नींद उड़ाने वाला विचार है। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिल्कुल, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी।